हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक। इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो क्लास 12th और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए यूज़फुल होने वाली है। आज मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन कराऊंगी और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे मैं बताऊंगी डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होती हैं। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में कि वे कंपाउंड जिनमें धातु परमाणु या आयन अनेक ऋण आयनों अथवा उदासीन अणुओं यानी कि लिगेंड के द्वारा उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संकुल यौगिक कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो हमारे पास क्या होता है, धातु परमाणु होता है। धातु परमाणु हम किसे बोलते हैं, जो सेंटर में होता है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा धातु परमाणु है। धातु परमाणु अनेक ऋण आयनों यानी कि जैसे कि F नेगेटिव Cl नेगेटिव यानी कि जो हमारे लिगेंड होती हैं, लिगेंड के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है किसके द्वारा, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। उसी को हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हम बोलते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिक हमारा होता है कि जब हमारे पास लिगेंड होता है तो लिगेंड के पास कम से कम एक लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो लॉन पेयर क्या करता है, लिगेंड क्या करता है, अपने लॉन पेयर को यानी कि जो हमारा सेंटर यानी कि जो धातु परमाणु होता है उसको डोनेट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। उपसहसंयोजक बंध होता है उसे हम एरो के साइन से शो करते हैं, यानी कि इस तरीके से जो हमारा साइन है, इस तरीके से तीर के निशान से हम क्या करते हैं, उसको चिन्ह को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड शो करते हैं। तो मैं गाइस, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, K4 APCN जो हमारे लिगेंड है, इससे कितने लिगेंड हमारे जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि जो हमारा क्या है, 4K+ है। और यहाँ पे क्या है, हमारा जो धातु परमाणु है, धातु परमाणु से अनेक क्या जुड़े हुए हैं, इससे लिगेंड जुड़े हुए हैं। यानी कि कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, हमारे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि ये हमारा धातु परमाणु है, धातु परमाणु से क्या अनेक ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक बंध है। हम इसके इंट्रोडक्शन में आगे और बात करते हैं कि ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व बहुत से संकुल यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि संकुल यौगिक बनाते हैं, जिनमें क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध होता है। यानी कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं इनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक बंध होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन तत्व होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। संक्रमण तत्व को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, वे तत्व जिनके डी कक्षक यानी कि जिनके डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें आंशिक रूप से भरे होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो पी ब्लॉक जो एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक होता है उसके जो बीच में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक में स्थित होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बार इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि वे कंपाउंड जिनमें धातु परमाणु, जो धातु परमाणु हमारा कौन सा होता है, ये धातु परमाणु है, या अनेक ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं यानी कि लिगेंड के द्वारा उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संकुल यौगिक कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट डेफिनेशन बता रही हूँ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएससी सेकेंड ईयर में भी पूछ लेते हैं डिफरेंस से। तो अब 12th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री में ये छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी साधारण लवण यानी कि सिंपल साल्ट क्या होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की शॉर्ट डेफिनेशन है। तो गैस, मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि सिंपल साल्ट क्या होता है। तो जब किसी एसिड यानी कि अम्ल की रिएक्शन यानी कि अपक्रिया किसी क्षार या बेस से कराते हैं तो लवण यानी कि साल्ट बनता है। तो इसमें गैस क्या बात हो रही है कि जब हम क्या करते हैं, एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा साल्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पे HCl एसिड यानी कि अम्ल लिया है, फिर इसकी रिएक्शन में NaOH यानी कि बेस यानी कि क्षार के साथ कराती हूँ तो यहाँ पे NaCl यानी कि लवण बनता है, यानी कि साल्ट बनता है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है कि हमारे इसका HCl का जो हाइड्रोजन और NaOH का हाइड्रोक्सी ग्रुप ये क्या होता है, ये इसमें H2O मॉलिक्यूल यहाँ से ये आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो हमारा Na है और ये हमारा Cl क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे साल्ट बनाते हैं। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको और बताती हूँ, HCl + QH की जब मैं रिएक्शन कराती हूँ, ये HCl मेरे पास क्या है, एसिड है यानी कि अम्ल है, और KOH क्या है मेरे पास, बेस है यानी कि क्षार है। जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है, KCl
लवण बनता है। और ये क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल अभी हमने यहाँ पे निकाला था। इसी तरीके से यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप मिलके क्या हो जाता है, H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है। ये क्या करेगा, यहाँ से इसका पोटेशियम यानी कि K और Cl यहाँ से KCl यानी कि साल्ट बनाते हैं, यानी कि लवण बनाते हैं। तो जब हमें क्या होता है, यानी कि सिंपल साल्ट की डेफिनेशन पूछे तो हमें कुछ नहीं, सिंपल यानी कि इसकी रिएक्शन इसमें क्या होता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट बोलते हैं। तो इसकी नेक्स्ट मैं डेफिनेशन देखती हूँ कि मतलब डबल साल्ट क्या होती है। तो डबल साल्ट को हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। तो डबल साल्ट की जब बात होती है कि द्विक लवण भी होते हैं जिनमें दो लवण यानी कि इसमें दो साल्ट सम मोलर अनुपात में मिलकर योगात्मक यौगिक यानी कि एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, ये दो लवण यानी कि इसमें दो साल्ट लेते हैं, उसको हम कैसे लेते हैं, सम मोलर अनुपात में लेते हैं, फिर उसका क्या कराते हैं, हम एडिशन कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। तो इसके कुछ मतलब इसके पॉइंट है, उनको हम एक बार याद करते हैं कि इसमें डबल साल्ट के लिए और क्या बेस्ट रहता है। देखो डबल साल्ट होते हैं जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्टेबल यानी कि स्थायी होते हैं। सामान्यतः इनमें क्रिस्टलन जल भी पाया जाता है, इन्हें जालक यौगिक भी कहा जाता है। तो अगर हम जब इसकी डबल साल्ट की डेफिनेशन पूछी होती है तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को तो हमें लिखना ही है। और इसकी हम एग्जाम की बात करती हूँ, इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ। डबल साल्ट के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास मोर लवण हो गया, इसका फॉर्मूला होता है ApSO4 NH4 का हॉल्टवाइज SO4.6H2O। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O मॉलिक्यूल। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है पोटास Lm K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया, हमारा द्विक लवण हो गया। और इसकी पहले मैंने कराया था वो क्या था, हमारा सिंपल साल्ट हो गया। मैं और भी आपको छोटी छोटी डेफिनेशन आपको बताऊंगी गाइस इसके इंट्रोडक्शन में, तभी आपकी समझ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल यानी कि केंद्रीय धातु क्या होता है। तो देखो गाइस मैं यहाँ पे बताऊंगी जो केंद्रीय धातु होते हैं क्या होते हैं, किसी जटिल कॉम्प्लेक्स में यानी कि किसी जटिल यौगिक में एक मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है जिसके चारों तरफ अनेक अणु या आयन जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी जटिल यौगिक में एक मुख्य धातु होता है, यानी कि मुख्य धातु हमारा ये हो गया, यानी कि मुख्य धातु परमाणु या आयन होता है जिसके चारों तरफ अनेक अणु या आयन जुड़े होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, अनेक अणु या आयन से हमारा तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पे लिगेंड जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा धातु हो गया, धातु परमाणु हो गया, इससे क्या जुड़े हुए हैं, हमारे अनेक आयन यानी कि अणु जुड़े हुए हैं। तो देखो ये क्या हो गया, हमारा धातु हो गया, इससे क्या हो गया, हमारे ये अनेक आयन्स या अणु जुड़े हुए हैं, इनको हम लिगेंड भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे लिगेंड हो गए। और ये धातु परमाणु इससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको हम उपसहसंयोजक आवंत बोलते हैं। ये क्या है, हमारा केंद्रीय धातु है। ये हमारा Fe2 ये क्या है, हमारा केंद्रीय धातु है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो लिगेंड होती है, लिगेंड्स क्या होती हैं। तो गाइस हम यहाँ पे लिगेंड की डेफिनेशन देखते हैं कि लिगेंड क्या होती है। तो लिगेंड कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास कम से कम एक लॉन पेयर यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लिगेंड कहलाता है। तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि लिगेंड हम उसे कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी लिगेंड है उसके पास में कम से कम एक लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या करे, अपनी जो धातु परमाणु होता है इसको सेंट्रल एटम को क्या करे, अपना लॉन पेयर यानी कि वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम के थ्रू आपको समझाने की और कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे Cl लिया है, इधर भी Cl लिया है। तो यहाँ पे इसके Cl के चारों तरफ कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये खुद ही इसे इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, हमारा लिगेंड नहीं है। बट इसका यहाँ पे क्या है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, यानी कि धातु परमाणु को ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिगेंड हो जाएगा। लिगेंड का एग्जांपल हो गया हमारा NH3, इस पर लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो इसको हम एक दंतुक लिगेंड भी हम बोलते हैं। ये क्या करेगा, यानी कि जो हमारा धातु परमाणु होता है उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसके ऊपर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर 2 लॉन पेयर या 2 से अधिक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो हमें क्या है, यानी कि एक लॉन पेयर कम से कम हमारे लिगेंड के पास होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक ही यानी कि अपना एक लॉन पेयर इसको धातु परमाणु को देगा, उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारी क्या होगी, लिगेंड की डेफिनेशन होगी। हम आगे देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। गाइस हम यहाँ पे बात करते हैं उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटी छोटी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ इसमें ऐसे पूछ लेता है कि लिगेंड और धातु केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, इनमें अंतर बताइए, या कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड क्या होती है। यानी कि इस तरीके से छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो किसी संकुल स्पीसीज में धातु से बंधित लिगेंडों की उन दाता परमाणुओं की संख्या जो सीधे उससे जुड़े होते हैं उसे धातु की उप संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहती है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि संकुल यौगिक हमारे ये क्या हो गया, संकुल यौगिक हो गया, इसमें क्या होता है निकिल की उप संयोजक संख्या 4 है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसे बोलते हैं कि जब भी हमारा संकुल होता है उसमें कितने हमारे लिगेंड प्रेजेंट है, लिगेंड की जितनी संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, अगर यहाँ पे क्या होता है 6 होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता 6 हो जाता। इस तरीके से हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो हम आगे बात करते हैं समन्वय मंडल क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो गाइस हम यहाँ पे देखते हैं कि संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंडों को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इन सबको सामूहिक रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। तो गाइस इसमें कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, जो धातु परमाणु हमारा एफ ही हो गया और ये क्या हो गए हमारे लिगेंड हो गए, इनको क्या करते हैं हम बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं समन्वय मंडल यानी कि समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संकुल या जटिल या उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं तथा घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाती हैं या जटिल या उपसंयोजक यौगिक कहलाती हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है FeCN का हॉल्टवाइज एक्वस सॉल्यूशन में जब इसकी रिएक्शन KCN के साथ में मैं कराती हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है। जब मैं इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जलीय विलयन में यानी कि घोलती हूँ यानी कि जल में विलय करती हूँ तो जल में विलय करने पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड को क्या होता है ये यहाँ पे K+ बन जाता है, FeCN का होल 6 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज इसका आ जाता है। तो गैस मैं यहाँ पे बताती हूँ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी एग्जाम आ रहे हैं 12th के लिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनमें मतलब अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो हमारे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा होता है, उन्हें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल किससे जुड़ा होता है, एक प्रकार के ही दाता परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं होमोलैप्टिक बोलते हैं। इसके एग्जांपल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या एक दंतुक हो गया, यानी कि ये क्या हो गया होमोलैप्टिक हो गया, यानी कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का दाता परमाणु होता है, बट जो हमारे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक से अधिक प्रकार के दाता समूह होते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं कि वे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा होता है उन्हें हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कोबाल्ट हो गया NH3 4Cl2, तो यहाँ पे क्या हो गया एक से अधिक प्रकार के दाता समूह हो गए, उनसे जुड़ा हुआ है हमारा सेंट्रल धातु यानी कि धातु परमाणु, तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोलैप्टिक हो गया। तो गैस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।